हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में और उसकी कमियों के बारे में बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का रसायन विज्ञान अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, और यह लेक्चर नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास पढ़ा, जिसमें डोबेराइनर के त्रिक समूह और न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़े। हम लोग कुछ हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में भी पढ़े हैं। तो यहाँ थोड़ा और डिटेल में हम बता दे रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, और इसके बाद हम लोग इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे और इसकी कमियों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में देख लेते हैं। मेंडलीव ने सन 1869 में उस समय तक ज्ञात कुल 63 तत्वों को 9 ऊर्ध्वखानों तथा 7 क्षैतिज पंक्तियों में उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि समान गुणों वाले तत्व एक ही खाने में स्थान पाएं। तो उस समय मेंडलीव के समय कुल 63 एलिमेंट्स का ज्ञान था, 63 तत्व ज्ञात थे, और उन्होंने इन सभी तत्वों को ऊर्ध्वखानों में और क्षैतिज पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वखाने में स्थान पा जाएं, और इस व्यवस्था को ही मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा गया। ऊर्ध्वखानों को समूह या वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। यह मेंडलीव का आवर्त नियम है। मेंडलीव साहब का कहना था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात गुणधर्मों में आवर्तिता यानी गुणधर्मों में समानता का होना। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में। तो मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं हम लोग देखते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इनको पॉइंट वाइज हमने लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा। ऐसा कैसे संभव हो पाया, जबकि वो सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजा रहे थे? तो ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि तत्वों के गुणों में आवर्तिता पाई गई अगर उनको परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया। इसी आवर्तिता के कारण ऐसा संभव हो पाया कि एक ही वर्ग में समान गुणों वाले तत्व फिट हो पाए। तो एक समान गुणों वाले जो तत्व थे उनको मेंडलीव ने एक ही वर्ग में स्थान दिया। यह मेंडलीव आवर्त सारणी की बड़ी विशेषता थी। दूसरी विशेषता देखें, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े जो उन तत्वों के लिए थे जिनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि मेंडलीव के समय तक कुल 63 तत्वों की ही खोज हुई थी, और इन्हीं 63 तत्वों को उन्होंने 9 ऊर्ध्वखानों अर्थात समूहों में और 7 क्षैतिज पंक्तियों अर्थात आवर्तों में रखा। ठीक है, तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। जब वो तत्वों को सजा रहे थे तो उनको आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ने पड़े। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि अगर लगातार एक ही क्रम में तत्वों को रखते जाते तो उनके गुणधर्मों में आवर्तिता नहीं मिल रही थी। तो इसलिए गुणधर्मों में आवर्तिता दर्शाने के लिए कुछ खाली जगह छोड़ दिए, और ये खाली जगह उन तत्वों के लिए थे जिनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी। बाद में उन तत्वों की खोज हुई। तीसरा पॉइंट देखो आप, मेंडलीव आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान थे जो नए तत्वों की खोज के साथ भरते गए। तो ये जो रिक्त स्थान छोड़े थे मेंडलीव ने, जैसे जैसे नए नए तत्वों की खोज होती गई ये खाली जगह भरते गए। रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी मेंडलीव ने पहले ही कर दी थी। स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेंडलीव की कि जो खाली स्थान उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में छोड़े उनमें कौन से तत्व आएंगे, उनके गुणों की भविष्यवाणी मेंडलीव ने पहले ही कर दी थी।
हालांकि भविष्यवाणी करना तो ज्योतिषी का काम होता है, लेकिन नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी मेंडलीव कर पाए, यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि। और यहाँ उदाहरण से हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे एल्युमिनियम के नीचे गैलियम आता है, एल्युमिनियम के नीचे उसी वर्ग में गैलियम आता है, और सिलिकॉन के नीचे उसी वर्ग में जर्मेनियम आता है। तो उस समय तक इस गैलियम और जर्मेनियम की खोज तो हुई नहीं थी, एल्युमिनियम सिलिकॉन की खोज हुई थी। इसके नीचे वाले तत्वों के लिए खाली स्थान मेंडलीव ने रखे, और खाली स्थान में इनके लिए नाम दे दिया कि एल्युमिनियम के बाद जो तत्व आएगा उसका एका एल्युमिनियम कह दिया उसको अस्थायी तौर पे कि एका एल्युमिनियम होगा। और उस तत्व के भौतिक गुण क्या होंगे, भौतिक गुण में जैसे परमाणु भार कितना होगा, उस तत्व का घनत्व या गलनांक कितना होगा, उसके ऑक्साइड या क्लोराइड के फार्मूला कैसे होंगे, ये रासायनिक गुण में आता है। ठीक इसी तरह से सिलिकॉन के नीचे उन्होंने कहा कि एक तत्व आएगा जिसको उस समय उन्होंने एक अस्थायी नाम दे दिया एका सिलिकॉन। बाद में जर्मेनियम खोजा गया, इसकी जगह पे फिट हुआ। तो इसके लिए भी उन्होंने घनत्व, परमाणु भार, इसका गलनांक और इसके ऑक्साइड क्लोराइड का सूत्र उन्होंने पहले ही बता दिया। तो यह मेंडलीव की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने जो स्थान रिक्त रखे उनके तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी कर दी। चौथा पॉइंट देखो आप, वर्गीकरण के समय मेंडलीव को लगा कि कुछ तत्वों के परमाणु भार सही नहीं हैं। उन्होंने उन तत्वों के परमाणु भारों की फिर से गणना की और उनमें संशोधन किया। तो मेंडलीव जब तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे, अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को सजा रहे थे, तो कुछ तत्वों के साथ उनको ऐसा महसूस हुआ कि यह परमाणु भार सही नहीं है। अगर सही होता तो अपने समूह में यह तत्व फिट हो जाता, चूंकि अपने वर्ग में वो तत्व फिट नहीं हो रहे होंगे। तो उनको लगा कि इनका परमाणु भार कुछ और होना चाहिए, और ऐसा उन्हें लगा, इसलिए उन्होंने फिर से उनके परमाणु भारों का कैलकुलेशन किया और उन्होंने अपना डिटेक्शन सही पाया। यह पाया कि इन तत्वों के परमाणु भार गलत कैलकुलेट किए गए थे। उन्होंने उन तत्वों के परमाणु भारों में फिर से संशोधन किया, और वो तत्व हैं बेरिलियम, वो तत्व हैं बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड प्लेटिनम, गोल्ड प्लेटिनम। ये उन तत्वों के उदाहरण हैं जिनके परमाणु भारों में मेंडलीव ने संशोधन किया है। पांचवा पॉइंट देखो आप, मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, उन्होंने इनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया। तो मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, और इनके लिए मेंडलीव को लगा कि एक पूरा का पूरा वर्ग ही रिक्त छोड़ना होगा ताकि इसमें इन गुणों वाले तत्व आके फिट हो सके। तो नोबल गैसेज के लिए उन्होंने पूरा का पूरा वर्ग ही रिक्त छोड़ दिया, जिसको जीरो ग्रुप में करके फिट किया गया। तो जीरो ग्रुप में मेंडलीव आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों या नोबल गैसेस को रखा गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषताएं। और आप यहाँ एक विशेष बात और ध्यान रखें, मेंडलीव आवर्त सारणी को आपको याद नहीं करना है, उनमें कौन कौन से तत्व हैं ये भी याद नहीं करना है। मेंडलीव आवर्त सारणी में जो भी प्रश्न आते हैं उनमें ये या तो ये पूछ लेता है कि कितने ऊर्ध्व कॉलम थे, कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ थीं। तो इनको आप याद रख सकते हैं आसानी से, 9 7 97 कर लीजिए। कुल कितने तत्व थे, तो 63 तत्वों को मेंडलीव ने वर्गीकृत किया सन 1869 ईस्वी में। ठीक है, ऊर्ध्व खानों को उन्होंने समूह कहा या वर्ग, और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं, या फिर मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी को याद नहीं करना होता है। मेंडलीव आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ परमाणु भार है, क्योंकि जब हम आधुनिक आवर्त नियम पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो ये मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं। अब उनकी कमियों को पढ़ेंगे हम लोग कि मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या कमियां हैं,
क्या दोष हैं, इन कमियों को पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम मेंडलीव आवर्त सारणी को दिखाएंगे आपको, और उन स्थानों को दिखाएंगे जहां मेंडलीव ने रिक्त स्थान छोड़े या नए तत्वों की खोज हुई या परमाणु भारों में संशोधन हुआ। अन्य कमियों को भी दिखाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष या उसकी कमियों के बारे में। मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या दोष थे, क्या कमियां थी, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको मेंडलीव के आवर्त सारणी पर लेके चलते हैं। वहाँ हम समझा दे रहे हैं कि मेंडलीव आवर्त सारणी में क्या विशेषताएं हैं, मेंडलीव आवर्त सारणी की क्या कमियां हैं, कैसे उन्होंने रिक्त स्थान छोड़े, कैसे परमाणु भारों में संशोधन किया, ये सारी चीज़ें समझा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग इनके पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी को देखते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्व पंक्तियां बनाई हैं जिनकी संख्या 9 है। ये हैं ऊर्ध्व पंक्तियां। देखो, ये 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 6, 7 और 8। ठीक है, तो 0 से 8 तक कुल 9 पंक्तियां बनाई हैं। ऊर्ध्व कॉलम हैं जिनको समूह या वर्ग कहते हैं, और इसी तरह 7 क्षैतिज कॉलम बनाए हैं जिनको श्रेणी कहते हैं या सीरीज कहते हैं। तो इन्हीं समूहों और श्रेणियों में उन्होंने उस समय ज्ञात कुल 63 तत्वों को, उस समय तक कुल 63 एलिमेंट्स ज्ञात थे जिनको उन्होंने रखा है, जिसको मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि शून्य समूह में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे तत्व भरे गए हैं। तो मेंडलीव के समय अक्रिय गैसों की खोज अभी नहीं हुई थी, ये तत्व बाद में खोज के बाद भरे गए हैं। तो हम ये कहेंगे कि यह मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी नहीं है, बल्कि संशोधित आवर्त सारणी है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हम लोग पहले इसकी विशेषताओं को देखेंगे, उसके बाद इसकी कमियों को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखें, मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा है। जैसे आप देखें यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये समान गुण वाले तत्व उन्होंने एक ही समूह में रखे। इसी तरह अन्य समूहों को भी देखने पर हम पाएंगे। आप यहाँ देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये समान गुण वाले तत्व एक ही समूह में रखे गए हैं। यह मेंडलीव आवर्त सारणी की विशेषता है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ गैलियम रखा गया है तीसरे समूह में, चौथे समूह में जर्मेनियम रखा गया है, जिनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी। यहाँ पे रिक्त स्थान थे, खाली जगह मेंडलीव साहब ने छोड़े थे। यहाँ पे उन्होंने एल्युमिनियम के नीचे, चूंकि यह जगह था, तो यहाँ पे आने वाले तत्व के लिए एका एल्युमिनियम शब्द नाम दिया था, और यह सिलिकॉन के नीचे स्थान है जर्मेनियम वाला, तो यहाँ आने वाले नए तत्वों के लिए उन्होंने एका सिलिकॉन नाम दिया था। और इनके गुणों की भविष्यवाणी मेंडलीव साहब ने पहले ही कर दी थी कि इनके परमाणु भार क्या होंगे, जैसे गैलियम का परमाणु भार क्या होगा, घनत्व क्या होंगे, गलनांक क्या होंगे, इनके केमिकल कंपाउंड्स के फार्मूले क्या होंगे, इन सारी बातों की भविष्यवाणी मेंडलीव साहब ने पहले ही कर दी थी। अगली विशेषता को देखते हैं। मेंडलीव साहब को अपना ये सारणी बनाते समय ऐसा लगा कि कुछ ऐसे तत्व आने वाले हैं जो समान गुणों वाले होंगे और उनको एक ही समूह में रखा जाएगा, और अक्रिय गैसों के लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक वर्ग या समूह खाली छोड़ा, जहां हम देख पा रहे हैं कि लिथियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये अक्रिय गैसें भरी हुई हैं। तो इन सारी नोबल गैसेज के लिए उन्होंने पूरा का पूरा ये स्थान ही खाली छोड़ दिया। इन अक्रिय गैसों की खोज होती गई और ये स्थान भरते चले गए। तो अब हम लोग मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियों के बारे में पढ़ेंगे। क्या मेंडलीव आवर्त सारणी में कमियां हैं, यहाँ हम दिखा दे रहे हैं। आपने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रखा, जबकि हाइड्रोजन के गुण प्रथम समूह के तत्वों के साथ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के साथ
और सातवें समूह के हैलोजन तत्वों के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ मिलते हैं। अतः हाइड्रोजन को प्रथम समूह और सप्तम समूह में से कहीं भी रखा जा सकता है। प्रथम समूह में भी रखा जा सकता है, सातवें समूह में भी रखा जा सकता है, जबकि मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को प्रथम समूह में फिक्स कर दिया। अतः यह मेंडलीफ आवर्त सारणी का एक दोष है। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, और मेंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं थी। आप यहाँ देखो, हाइड्रोजन है, इस तत्व का परमाणु भार 1.008 अर्थात परमाणु भार 1 है। हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक जिसका परमाणु भार 2 होता है उसको इस आवर्त सारणी में हम नहीं रख सकते। इसी तरह हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक जो ट्रिटियम कहलाता है 1s3, इसके लिए इस आवर्त सारणी में कोई भी स्थान नहीं है। अतः यह आवर्त सारणी दोषपूर्ण है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों की उपेक्षा की है। जैसे आप यहाँ देखो, यह है टेल्यूरियम और इसका परमाणु भार है 127.6। इसके आगे आयोडीन रखा गया है, इसका परमाणु भार 126.9 है। तो आयोडीन का परमाणु भार टेल्यूरियम की अपेक्षा कम है, फिर भी आयोडीन को टेल्यूरियम के बाद रखा गया है, जबकि इसको पहले रखा जाना चाहिए था। तो यह मेंडलीफ आवर्त सारणी का दोष है, और आप यह जानते हैं कि ऐसा उनको क्यों करना पड़ा। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम की उपेक्षा करनी पड़ी कुछ स्थानों पर मेंडलीफ को। किस लिए करनी पड़ी? तो तत्वों के गुणों में समानता को प्रमुखता देनी थी। चूँकि आयोडीन के गुण जो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलते हैं, इसलिए आयोडीन को इनके साथ रखा गया। मेंडलीफ साहब ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रख दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, यह गोल्ड है और यह प्लेटिनम है। दोनों के गुण आपस में मिलते जुलते हैं, दोनों को एक ही समूह में होना चाहिए था, जबकि दोनों को अलग अलग समूहों में रख दिया गया। यह गोल्ड प्रथम समूह में हो गया और यह प्लेटिनम 8वें समूह में रखा गया है। तो यह मेंडलीफ आवर्त सारणी का एक दोष है। अगर इसी प्रकार हम बात करें तो असमान गुणों वाले तत्वों को उन्होंने समान समूहों में रख दिया है। जैसे आप देखें, यह फर्स्ट समूह है, अगर इसको 2 उप समूहों में बांटा गया है, 2 उपवर्गों में, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ये जो पहला रो है ए वाला, दूसरा रो बी वाला। ए वाले में आप देखो लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। बी वाले में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे तत्व हैं। तो फर्स्ट ए समूह के तत्वों के गुण फर्स्ट बी समूह के तत्वों के साथ मैच नहीं करते हैं। उसी तरह किसी भी समूह में बात कर लें तो उपवर्ग ए के तत्वों के गुण उपवर्ग बी के तत्वों के गुणों से मेल नहीं खाते हैं, और यह मेंडलीफ आवर्त सारणी का दोष है। इसी तरह हम बात करें यह 8वें समूह के तत्वों की, तो 8वें समूह में हम देख रहे हैं कि 4 तत्व रखे गए हैं। कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, ये 4 तत्व रखे गए हैं एक साथ 8वें समूह में। तो यह भी मेंडलीफ आवर्त सारणी का एक दोष है। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट्स पे, मेंडलीफ आवर्त सारणी की कमियों को लिखते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मेंडलीफ आवर्त सारणी की कमियों को देखते हैं। पॉइंट वाइज इनको भी लिखा हुआ है हमने। पहला पॉइंट है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रखा है, जबकि हाइड्रोजन के गुण प्रथम समूह तथा 7वें समूह के तत्वों से मिलते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रथम समूह में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आते हैं, और 7वें समूह में हैलोजन तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ भी हाइड्रोजन के गुण मिलते हैं, और 7वें समूह के जो हैलोजन तत्व हैं इनके साथ भी हाइड्रोजन के गुण मैच करते हैं। दूसरा पॉइंट है, मेंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं है।
तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में पढ़े होंगे आप कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम, जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम हैं, ठीक है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। प्रोटियम का परमाणु भार 1, ड्यूटीरियम का 2, जबकि ट्रिटियम का परमाणु भार 3 होता है। तो चूंकि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, तो इनके लिए भी स्थान होना चाहिए था समस्थानिकों के लिए। जैसे हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक जिसका परमाणु भार 1 है, परमाणु भार 2 वाले समस्थानिक को अलग स्थान, परमाणु भार 3 वाले समस्थानिक को अलग स्थान मिलना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव आवर्त सारणी में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि समस्थानिकों को भी फिट किया जा सके। यह मेंडलीव आवर्त सारणी का एक दोष है। आधुनिक आवर्त सारणी या जिसको मोजले की भी आवर्त सारणी कहते हैं, उसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मोजले की आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में न बन करके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में बनी है, तो उसमें समस्थानिकों वाली त्रुटि नहीं आती है। तीसरा पॉइंट है, मेंडलीव ने कुछ स्थानों पर तत्वों के बढ़ते परमाणु भारों के क्रम की उपेक्षा की। जैसे आयोडीन का परमाणु भार टेलुरियम से कम होता है। यहाँ देखें, आयोडीन का एटॉमिक वेट जो है 126.9, जबकि टेलुरियम का एटॉमिक वेट 127.6 है। तो आयोडीन का एटॉमिक वेट टेलुरियम की अपेक्षा कम है, फिर भी आयोडीन को टेलुरियम के बाद में स्थान मिला है मेंडलीव आवर्त सारणी में, जैसा कि हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो यह मेंडलीव आवर्त सारणी की कमी है। चौथा पॉइंट है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग समूहों में रखा है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप देखो, गोल्ड को फर्स्ट बी समूह में रखा और प्लेटिनम को उन्होंने 8वें समूह में रख दिया, जबकि गोल्ड और प्लेटिनम के गुण आपस में मिलते जुलते हैं। गोल्ड प्लेटिनम के गुणों में एक दूसरे से समानता होती है, फिर भी इनको अलग अलग समूहों में रखा गया। ऐसे ही कुछ और तत्व हैं जिनको अलग अलग समूहों में रखा गया है, जबकि उनके गुणों में समानता पाई जाती है। तो ये मेंडलीव आवर्त सारणी की कमी है। पांचवा पॉइंट देखो आप, मेंडलीव आवर्त सारणी के समूहों को ए तथा बी उपवर्गों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, इस तरह से करके बांटा गया है। ए व बी उपवर्गों के तत्वों के गुण आपस में नहीं मिलते हैं, फिर भी इनको एक समूह में रखा गया है। तो यहाँ आप ध्यान दे लें कि फर्स्ट ए समूह के तत्व फर्स्ट बी समूह के तत्वों से मैच नहीं करते हैं, इनके गुण आपस में नहीं मिलते हैं। इसी तरह सेकेंड ए समूह के जो तत्व हैं उनके गुण सेकेंड बी समूह के तत्वों से नहीं मिलते हैं, फिर भी इनको फर्स्ट समूह सेकेंड समूह में रखा गया है, एक साथ रखा गया है। तो यह मेंडलीव आवर्त सारणी का दोष है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपने मेंडलीव आवर्त सारणी को देखा, इसकी विशेषताओं को देखा, इसकी कमियों को देखा। अगले वीडियो में हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी, जिसे मोजले की आवर्त सारणी भी कहते हैं, पढ़ेंगे और उसके कमियों और दोषों को भी देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।